अस्सलाम वालेकुम। स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो बच्चे कर रहे थे उनके लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट शुरू किया था। लास्ट वीक ऐसे हुआ कि जो रिकॉर्डिंग मैंने 2 लेक्चर्स किए उनमें साउंड किसी वजह से गायब हो गई, तो मैं वो उनको अपलोड नहीं कर पाया। और ज़ाहिर है कि उस पे या तो पूरे मैं डब करता, वो रिलेटिवली मुश्किल है, तो मुझे लगा कि मैं इनको दोबारा रिकॉर्ड कर दूँ, ये मुझे आसान रहेगा। बहरहाल क्रॉस प्रोडक्ट हमने शुरू किया था। उसमें हमने जो चीज़ें स्टडी की थी वो ये की थी कि एक दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई करें और उन दोनों का जो रिज़ल्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, वो भी अगर एक वेक्टर हो तो ऐसी प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और इसका पूरा नाम क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट है। ये क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें होता है कि जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए क्रॉस बी, तो इसका प्रोडक्ट आता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। और क्योंकि ये एक वेक्टर होता है तो फिर इसकी ऊपर एक डायरेक्शन भी होती है और वो ऐसे शो की जाती है। और अगर इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो वो ऐसी होगी कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और ए क्रॉस बी का मतलब होता है ये। अच्छा, ये मैं इसे मिटाऊं तो ये थोड़ा क्लियर नज़र आए आपको। ये ए है, ये बी है, और ये वेक्टर्स, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। ये जो ऊपर जा रहा है सी, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी। तो जब दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो नया वेक्टर आता है वो उन दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी इस पर भी 90 का बनाएगा, इस पर भी 90 डिग्री का। तो कहा यह जाता है कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं बिल्कुल सीधा बना पाता तो पैरेललोग्राम बनाता। ये एक ऐसा प्लेन है दैट कंटेन्स ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी करने से एक ऐसा वेक्टर ऑब्टेन होता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है जो कि कंटेन करता है ए एंड बी। ये हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले। अब मैं चाह रहा था कि हम इसके कुछ और प्रॉब्लम्स आगे करें। तो एक क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में, ये मैं लिख दूँ, प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट means the area of a parallelogram, or by using cross product area can be calculated. Proof. अच्छा, ये आपके सामने ये क्वेश्चन, prove that cross product means the area of a parallelogram, or by using cross product area can be calculated. ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अच्छा, हेडिंग डलेगी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए, ये आ गया आपका एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये तो हेडिंग बनाएंगे आप। अच्छा, ये तो हेडिंग बनेगी, और इसके बाद अब आप देखें। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये माइक मुझे थोड़ा ट्रबल कर रहा है, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ ज़रा। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाएं, रफ डायग्राम, उसमें एक पैरेललोग्राम दिखा देंगे। आप स्केल से मेजर करके बनाएं। आप ये एक वेक्टर बनाएंगे ए, इससे कुछ छोटा आप यहाँ किसी भी एंगल पर ये बी बना दें। अच्छा, ये करने के बाद आप कंपास लें, कंपास लेके इतना खोलें उसे, यानी ये इतना खोल के आप इस कंपास को यहाँ रखें,
ये सेंटर मान के और यहाँ एक आर्क लगाएं, ठीक है। ये तो यहाँ जब आप एक आर्क लगा देंगे ऐसे आप, उसके बाद आप कंपास को इतना खोलें, इतना ये नज़र आ रहा है आपको, इतना खोलें और यहाँ रखें इस जगह और ये आर्क लगाएं, ठीक है। इस तरह जब आप आर्क्स लगाते हैं तो ये, अब मेरे पास कंपास नहीं है इसलिए बिल्कुल सही तो मेरे पास से बनना मुश्किल है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम की शेप आ जाएगी जिसमें बी के सामने बी होगा और ये इक्वल होते हैं क्योंकि, तो और एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही एंगल पे होते हैं, इसलिए ये बी तो फिर ये भी बी और ये ए तो फिर ये भी ए। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो और कोई एंगल भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। अब इसमें आपने क्या करना, लेट अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ इसे, लेट 2 vectors A and B are 2 sides of a parallelogram as shown by the figure। अच्छा, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम में कोई एरिया कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला हमें पता नहीं है, तो अब देखें मैं यहाँ बनाता हूँ ये पैरेललोग्राम, ठीक, और इसमें ये बन गया पैरेललोग्राम। देखिए अब इस शेप के साथ तो एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकता, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए। अच्छा अब ये एंगल थीटा है, वेक्टर बी के ये जो सामने एंगल के सामने वाली जो साइड है ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा, यानी ये कहलाएगा, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मैं नाम एच रख देता हूँ, और ये इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, यानी वाई कंपोनेंट का मतलब होता है बी साइन ऑफ थीटा। ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये साइड और ये साइड एक दोनों इक्वल हैं, ये भी एच हो गया। तो अब आप देखें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई, और रेक्टेंगुलर शेप में मुझे पता है एरिया कैलकुलेट कैसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ उसी डायग्राम में, वो जो मैंने पेज पर बना रखी है उस पर यही वाला प्रोसेस आपके सामने करके देखता हूँ। तो ये देखें ये डायग्राम आ गई और इस पर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मैं लिखता हूँ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एरिया, हम क्या करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी ड्रॉ। अच्छा मुझे लगता है कि मैं जूम आउट कर दूं इसलिए कि ये पेज थोड़ा सा जूम से बाहर जा रहा है। अच्छा अब देखें, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एरिया वी ड्रॉ आ perpendicular to vector A as shown, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो शक्ल में दिखाया गया ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये h आ गया मेरे पास और ये किसके इक्वल है, इस वेक्टर के y कंपोनेंट यानी b साइन ऑफ थीटा। अच्छा अब ये शेप कौन सी बन गई देखें, और यहाँ भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये शेप कौन सी आ जाएगी, ये अब देखें रेक्टेंगुलर शेप आ गया। ये ऐसे ही है कि किसी ने अपने दोनों हाथों से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमा के सीधा कर दिया है और ये सीधा बन गया। माचिस की डिबिया में इस किस्म के शेप्स बना सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि अब ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है कैसे कैलकुलेट होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप ये देखें, अगर मैं इसे लेंथ लूँ तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी,
तो एरिया किसके इक्वल आ गया? एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्रायंगुलर शेप से, डेल्टा से। लेंथ मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये है, यानी ए, और ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ मैं फर्ज कर लेता हूँ ये है, ये वाली साइड, यानी कि बी साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो देखिए मेरे पास क्या आता है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। ये अच्छा, ए बी साइन ऑफ थीटा, आपको याद है कि हमने कहा था कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। कभी इसके साथ ऐसे मॉड लगा देते हैं और कभी खाली ए लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन ऑफ थीटा, यानी ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो मैं इस जगह पर ए क्रॉस बी की जगह इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी। तो प्रूव हो गया। हेंस अब ये क्या, क्रॉस प्रोडक्ट आ गई, तो एरिया किसके बराबर हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हेंस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is cross product of its sides। प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो किसी ट्रायंगल का, अच्छा वेट कीजिएगा, ये इसकी नोक ज़रा दब गई है अंदर, तो मैं मार्कर दूसरा लेके आता हूँ। इसी तरह अगर किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा कि वो आप अगर गौर करें तो इस शेप में ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? यानी कि इस शेप में दो ट्रायंगल्स निकल आएंगे, यानी कि अगर मैं पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दूं तो ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसी डेरिवेशन को देखते हुए कि अगर इस फार्मूला से हम पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ट्रायंगल के कैलकुलेट करने के लिए इसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी जगह पर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आए तो हमें सिंपली वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करके दोनों वेक्टर्स का उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो बहरहाल अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। ये तो हमारा समझ लें कि प्रूफ के जो क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वो हो गए। और अब मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाह रहा था, और इससे आगे एक और डेरिवेशन होती है जो कि फाइनल एग्जाम में कभी कभार आ जाती है, और वो है प्रूफ। ये मैं बता दूँगा। तो हमें एक और क्वेश्चन प्रूफ करने को आता है और वो है प्रूफ दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not exist
इन क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये देखिए, प्रूव दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। और अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें कि हमने ये प्रूफ करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। नॉर्मली हम चीज़ें ये प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ उसके इक्वल है। यहाँ हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो मैं एक इसकी मैथमेटिकल शेप भी लिख दूँ, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखें, देखें अब ये कि हमने जो प्रूफ करना है वो है क्या। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए। हमने ये प्रूफ करना है। या समटाइम्स ये दूसरे तरीके से आता है क्वेश्चन, और वो ये होता है कि हमने प्रूफ करना है ये। अच्छा, ये सवाल, ये इस सवाल के ये तरीके हो सकते हैं। प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट एक, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तीनों तरीकों से एक ही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हेडिंग डालें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं ये वाली हेडिंग डाल नहीं सकता, तो मैं सिर्फ हेडिंग डालता हूँ प्रूफ की। और यहाँ मैं फर्ज करता हूँ कि दो वेक्टर्स हैं ए और ये है बी, और नीचे वही चीज़ लिख दूंगा, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी make angle theta with each other। ये ए है, ये बी है, और ये इनके दरमियान एंगल थीटा हो गया। और ये चीज़ हमने लिख दी, लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक एंगल थीटा विद ईच अदर हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे इनका फर्ज करते हैं हम कि कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। हेयर लेट, अच्छा अब यहाँ लेट करें, फर्ज किया कि एक वेक्टर सी है जो ए को बी से जब क्रॉस करें तो जो आंसर होता है वो वेक्टर सी होता है। अच्छा, अब ये होगा किसके इक्वल, सी। तो सी किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो जब ए को बी से क्रॉस करते हैं तो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यानी ए को जब बी से क्रॉस करते हैं तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, और थीटा की जगह ये एंगल आता है जो इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये जो वेक्टर सी आएगा ये होगा क्या, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये। अच्छा, ये हो गया वेक्टर सी, और ये जो डायरेक्शन है जो अप साइड है इसका नाम मैं रख देता हूँ यू। ये यू डायरेक्शन है, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा यू, ये इस जगह पे मुझे यू डायरेक्शन लिखना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर सी है ये अप साइड है। नाउ लेट, अब दोबारा मैं लेट कर रहा हूँ, और क्या फर्ज करना है हमने इस जगह पर कि यही वेक्टर मैं एक दफ़ा फिर ड्रॉ करता हूँ, फिर हम आगे करते हैं।
अब यही दोनों वेक्टर बने हुए हैं ए एंड बी, और ये इनके दरमियान थीटा है, और ये जो एक वेक्टर इन दोनों पे 90 डिग्री बनाता है और वो नीचे की तरफ है, इस वेक्टर का नाम मैं रखता हूँ डी, और डी वो वेक्टर जो इन दोनों पे 90 डिग्री बनाए वो इन दोनों के क्रॉस से हासिल हो सकता है। तो मैंने ऊपर जब लिखा सी तो मैंने लिखा था ए क्रॉस बी, ये देखें सी मैंने ए क्रॉस बी, और जो डी लिख रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ बी क्रॉस ए, यानी उसका रिवर्स। ये वाले वेक्टर जो डी है ये भी 90 डिग्री बना रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ वेक्टर डी, और ये बी क्रॉस ए है। तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा मेरे पास, D इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, और D किसके इक्वल आएगा, बी क्रॉस ए का मतलब होगा मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू क्रॉस हट गया तो साइन लग जाएगा साइन ऑफ थीटा, एंगल तो दोनों में वही रहेगा जो ऊपर है इसलिए कि दोनों एक ही एंगल पे लगे हुए, और ऊपर वाली डायरेक्शन जो थी इसका नाम मैंने यू रखा था ऊपर की तरफ। तो अब ये D इसकी डायरेक्शन तो नीचे है ना, तो इसका नाम मैं यू रख सकता हूँ लेकिन ये माइनस में रखना पड़ेगा इसलिए कि डायरेक्शन उल्टी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस यू। अच्छा, अब ये जो माइनस है इसे मैं इक्वल के यहाँ इसके साथ इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू यू। अच्छा, ये बी और एक दोनों मॉड की शक्ल में, तो मॉड की शक्ल में हो तो इन्हें बी को ए से पहले लिखें या बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ माइनस का ए बी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें ये माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू यू, ये जो चीज़ है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर कहाँ लिखी हुई है वहाँ देखें, ये ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू यू, ये किसके इक्वल है, ये पूरा ये सी के इक्वल है। तो इसलिए मैं इस जगह पर इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू सी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ, और रेफरेंस क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अब वैल्यू रख दें तो D किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, अच्छा ये देखें ये D ये माइनस और ये पूरा C के इक्वल है, हम इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पूरे की जगह लिखता हूँ C। अब मैं चाहूँ तो इसको C को इधर ले आऊँ, D को इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, और ये C इधर आके प्लस का हो गया और ये D उधर जाके माइनस का हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, तो C किसके इक्वल था, A क्रॉस B, और ये D किसके इक्वल था, ये D इक्वल था B क्रॉस A। आप पीछे देख लीजिए तो आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें C हमने लिया था A क्रॉस B, इसलिए मैंने C की जगह इसकी वैल्यू लिखी, और D मैंने लिया था B क्रॉस A, इसलिए मैंने इन जगहों पर इनकी वैल्यूज़ लिखी। अब ये देखें A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ये प्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि A B और B A ऐसे करें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये आज का लेक्चर हो गया, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप कर लीजिए, और इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट की अब न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्टीज़ तकरीबन जो आती हैं, जो प्रूव करनी होती हैं, वो हो गई हैं सारी। इसके बाद हमने कोशिश करनी है कि कुछ आगे के क्वेश्चंस करें, एक दो प्रूफ के क्वेश्चंस करें, तो हमारा ये वेक्टर्स का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दूसरी क्लास के बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।